तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो डाइपोल होता है उसको रोटेट करने का जो वर्क होता है उसको कैलकुलेट कर लिया था। आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U कैलकुलेट करेंगे। तो आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्लस एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। अब आपको इसको स्टार्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये मानोगे, अज्यूम करोगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स से इन्फिनिटी पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल की पोजीशन आप याद रखना कि जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। अब आप इस डाइपोल को यहां से अंदर की तरफ डिस्प्लेस करोगे तो प्लस जो है वो यहां से चल के अंदर आ जाएगा, माइनस जो है वो भी अंदर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। अब आप देखोगे कि जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो आउटवर्ड है, क्योंकि F की वैल्यू जो होती है वो होती है प्लस क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की वैल्यू जो है वो सेम डायरेक्शन में है। और माइनस चार्ज जो है उस पे लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स की वैल्यू है F इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। तो हम देखेंगे कि प्लस चार्ज का फोर्स आउटवर्ड है, माइनस चार्ज का फोर्स जो है वो इनवर्ड है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? डाइपोल पहले इस तरफ था और डाइपोल अंदर की तरफ मूव कर रहा है। जिस तरफ बॉडी जाती है उस तरफ ही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, ये रूल है फिजिक्स का। तो बॉडी यानी ये डाइपोल अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है वो भी अंदर हो जाएगा और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका डायरेक्शन भी अंदर की तरफ हो जाएगा। अगर आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के लिए वर्क निकालोगे तो आप कैलकुलेट करोगे फॉर पॉजिटिव चार्ज वर्क फॉर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का वर्क अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो आपका वर्क डन जो होगा वो आ जाएगा माइनस एफ डॉट एस। माइनस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो माइनस एफ डॉट एस, नहीं आप इसको लिख दीजिए एफ एस माइनस एफ एस। डॉट नहीं लगाओगे क्योंकि डॉट हटा के अपन ने इसका डायरेक्शन शो कर दिया है, ठीक है ना। तो इसका जो वर्क डन होगा वो माइनस एफ एस आ जाएगा। और अब अगर हम प्लस चार्ज का वर्क, नेगेटिव चार्ज का वर्क निकालें, वर्क फॉर नेगेटिव चार्ज, अगर हम नेगेटिव चार्ज का वर्क कैलकुलेट करें तो नेगेटिव चार्ज का जो वर्क होगा वो प्लस एफ एस हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। हम 11th में ये पढ़ चुके हैं, वर्क एनर्जी पावर हमारा जो चैप्टर होता है उसमें हमने पढ़ा था कि जब वर्क डन कैलकुलेट करते हैं और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होते हैं तो वर्क होता है माइनस एफ एस। और जब हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे होते हैं उस समय अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है तो हमारा जो वर्क होता है वो वर्क होता है प्लस का एफ एस। तो हमें अगर डाइपोल को डिस्प्लेस करने का टोटल वर्क कैलकुलेट करना हो तो हमारा टोटल वर्क जो होगा बेटा, टोटल वर्क इन दोनों का सम होगा। तो एक वर्क तो है प्लस एफ एस और दूसरा वर्क है माइनस एफ एस। तो टोटल वर्क डन जो है वो 0 आ जाएगा। टोटल वर्क डन आपने देखा कि हमारा टोटल वर्क डन 0 मिल गया। तो सबसे पहले तो ये आपको थ्योरेटिकली फॉर्म में इसको इस तरह से लिखना होगा। हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हम इसको इन्फिनिटी से 90 डिग्री पे फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको यहाँ पे ला चुके हैं। अब आप एक सेकेंड डायग्राम और बनाओगे। उस सेकेंड डायग्राम में आप क्या करोगे कि ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो आपने समझाने के लिए एरो बताए हैं, इन एरोज को आप रब कर दोगे। तो यहाँ पे ये आपका सेकेंड डायग्राम हो गया। और इस सेकेंड डायग्राम से पहले आपको ये पूरा थ्योरेटिकली इसको समझा देना है
कि जब हम इसको इन्फिनिटी से यहाँ पे लाए तो हमारा टोटल वर्क डन जो है वो 0 है। अब आप इस डायग्राम को अगर देखोगे तो आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो प्लस p ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस x डायरेक्शन में बोथ आर एट द 90 डिग्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। अब हम इसको यहाँ से d थीटा एंगल पर रोटेट करेंगे तो हमारा जो वर्क डन है वो कैलकुलेट करेंगे और ये जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही हमारा इस चार्ज की डाइपोल की जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। एक बार वापस बोलता हूं, इसको सुनिए। अभी ये इनिशियली 90 डिग्री के एंगल पर है और अभी इसका वर्क डन 0 है। अभी इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब हम इसको 90 से डी थीटा एंगल पर रोटेट करेंगे और हम डी डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे 90 से थीटा एंगल तक, ठीक है ना। तो 90 से थीटा एंगल तक का जो वर्क होगा, अब इसको घुमाने का जो भी वर्क, अब जो वर्क होगा ना, पहले का वर्क तो 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब इसको घुमाने का जो भी वर्क होगा, फर्दर जो वर्क होगा वो वर्क इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो आप देखोगे कि वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन, रोटेशन का वर्क डन आप लोगों को पता है कि रोटेशन का जो वर्क डन होता है डी डब्ल्यू, वो होता है डी डब्ल्यू होता है टॉ डी थीटा। रोटेट करने में ये वर्क करना पड़ता है और टॉ की वैल्यू बेटा आप लोगों ने पढ़ रखी है पीई साइन थीटा डी थीटा। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा जीरो। थीटा जीरो इज द मैक्सिमम एंगल अप टू विच द डाइपोल कैन बी रिवॉल्व्ड। तो यहाँ पे आपका वर्क डन आ जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रल आप सब लोगों को पता है माइनस कॉस थीटा होता है। तो पी माइनस को मैंने आगे ले लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा और लिमिट लगा देता हूँ 90 टू थीटा जीरो। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए तो वर्क डन आ जाएगा माइनस पीई और आपका वर्क डन आ जाएगा कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो आपकी ये माइनस वाली टर्म जो है ये 0 हो जाएगी। तो वर्क डन हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा जीरो। तो हमें अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व करनी है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा जीरो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। अब ये देखिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आई है, कॉस हटेगा तो डॉट आ जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले को और रिड्यूस कर सकते हैं, हम u की वैल्यू को लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई। ये हमारे u की वैल्यू आ गई। u एक स्केलर है, डॉट का जो प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है, तो ये हमारे पास में u की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसकी 3 इक्विलिब्रियम की स्टेज को डिस्कस करेंगे और वो जो स्टेजेस है वही हमें एग्जाम के अंदर कई बार इनडायरेक्ट वे के अंदर पूछ ली जाती है। तो उन तीनों स्टेजेस को आपको अच्छे से याद करके जाना है। मैं 1 बाय 1 आपको समझा देता हूँ। तो हम इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम थीटा जीरो की वैल्यू से हम 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। सपोज कीजिए हमें कहा जाता है कि डाइपोल इज प्लेस्ड सच दैट एंगल बिटवीन P एंड E इज 0 डिग्री एंगल पर। इसका मतलब ये हो गया कि डाइपोल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है डाइपोल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बोला गया है, यानी कि P और E के बीच का एंगल 0 है, तो हमें U कैलकुलेट करना है। तो U का आंसर आ जाएगा माइनस PE cos 0 and you all know that cos 0 is equal to 1, then U is equals to minus PE. This is the minimum electric potential energy। और हम सब लोगों को पता है कि जब भी कोई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो वो सिस्टम स्टेबल होता है। तो हमें ये पूछा जाएगा if a dipole is placed in the direction of the electric field then which equilibrium is for the dipole, कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, then your answer is stable equilibrium। बस ये बात आपको याद रखनी है कि थीटा इक्वल्स टू 0 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये आपसे डेफिनेटली इसका केस फर्स्ट जो है ये कई बार पूछा गया है आपको
इसको याद रखना है फर्स्ट केस को कि P एंड E आर इन द सेम डायरेक्शन। अब आपसे पूछेंगे कि इफ dipole is placed opposite to the electric field, dipole is placed opposite to electric field, opposite it means that they are trying to say you that theta is equals to 180, then you will calculate u is equals to minus PE cos 180, and cos 180 is equal to minus 1, then your u equals to plus PE। क्योंकि देखो cos 180 का -1 और एक माइनस ऑलरेडी है, दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस PE हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय अ डाइपोल। तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा, दिस इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यू हैव टू रिमेंबर दीज टू नेम, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम जब आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ हो, और जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखा हुआ हो या ऑपोजिट रखा हुआ हो, यानी 180 पे होता है, तो डाइपोल का जो इक्विलिब्रियम होता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इसके बाद में अगर हम परपेंडिकुलर का भी केस डिस्कस करें तो हम थर्ड केस जो है वो परपेंडिकुलर का भी डिस्कस कर सकते हैं। सपोज कीजिए डाइपोल इज प्लेस सच दैट dipole moment and electric field are perpendicular to each other, then in this case u is going to be minus PE cos 90, and we all know that cos 90 is equal to 0 degree, 0, its value is 0, therefore PE is multiplied by 0 and your answer is going to be 0। this is the neutral equilibrium। ये डाइपोल का न्यूट्रल है, ना तो ये यहाँ पर स्टेबल स्टेज के अंदर है, ना ही ये अनस्टेबल स्टेट में। तो ये हमने जो 10-12 मिनट के अंदर टॉपिक पढ़ा है, ये हमारा टॉपिक जो है ये डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको डाइपोल को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाके वर्क डन को 0 शो करना पड़ेगा। फिर डाइपोल को 90 टू थीटा 0 डिग्री एंगल पर रोटेट करवाना पड़ेगा, और जब आप थीटा 0 तक एंगल तक रोटेट करने का वर्क डन निकालेंगे माइनस PE cos थीटा, तो वो आपका जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही आपका जो है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। अब मैं आप लोगों के लिए डाइपोल के सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिख देता हूँ। इन फॉर्मूलों को आप मेरे साथ साथ लिख लेना, और ये फॉर्मूले आपके डाइपोल से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, इन दैट केस यू कैन अप्लाई दीज फॉर्मूला। ये फॉर्मूले हमने प्रूव करे हैं। ये डाइपोल के सारे फॉर्मूले जो हैं फर्स्ट सेकंड चैप्टर के, ये सारे फॉर्मूले मैं एक जगह पे रख देता हूँ ताकि आपको याद करने के अंदर थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। सबसे पहला है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो होता है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू 2A। ये आपको याद रखना है। ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला यूनिट इसकी कूलम इंटू मीटर है, और इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये आप याद रखना। कई बार हमें एक सिंपल 1 मार्क में ये डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। चार्ज और ये 2A इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। व्हाट इज 2A इन दिस फॉर्मूला? 2A is the distance between the two charges। तो ये आपको डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला निकालना है। सेकंड फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस, तो आपको एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी ट्वाइस KP बाय R3। ये आपका आंसर होगा। एंड इफ यू वांट टू लर्न इट इन द वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में भी आप इसको लिख ही लेना। अगर बाई चांस हमें कई बार ऐसा पेपर आ जाए कि सीधी वेक्टर फॉर्म में पूछ ली जाए, तो हमें याद होनी चाहिए। P पे हम एरो लगा देंगे और E के ऊपर एरो लगा देंगे, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस हो जाएगा। थर्ड हमें जो फॉर्मूला याद करके जाना है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज KP अपॉन R3, और इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो माइनस KP अपॉन R3 होगा। ये सब हम लास्ट क्लासेस के अंदर इसको हम पढ़ चुके हैं। और अगर हम इन दोनों का रेशियो लें, E एक्सिस और E इक्वेटर का रेशियो ले लें,
तो ई एक्सिस और ई इक्वेटर का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। कई बार हमें ई इक्वेटर की वैल्यू दे दी जाती है और डायरेक्टली एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाता है। इन दैट केस आपको ई इक्वेटर की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास में ई इक्वेटर का आंसर आ जाएगा। यह आपको थर्ड फॉर्मूला याद करना है। फिर हमने डाइपोल का रिलेटेड जो फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला पढ़ा था, वो डाइपोल का फॉर्मूला था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें हमने पढ़ा था कि डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है KP cos थीटा बाय r²। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यहाँ पे r³ है तो नीचे r² आएगा। पॉइंट मतलब इससे एक पावर यहाँ पे कम आती है, ये आपको याद रखना है। जैसे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय r² होता है, तो इसका वोल्टेज हो जाता है KQ बाय r ही रहता है उसमें। अगर यहाँ r² है तो यहाँ r आ जाता है। डाइपोल के केस में यहाँ पे r³ है तो वोल्टेज के अंदर 1/r² आएगा। और अगर हम इस cos थीटा को हटाते हैं तो हम वोल्टेज को लिख देते हैं KP डॉट r²। ये हम डाइपोल के वोल्टेज को लिखते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि एक्सिस पे जो वोल्टेज होता है, ये भी आप साथ साथ में याद रखना। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सिस पे वोल्टेज कैलकुलेट करो, तो एक्सिस पे वोल्टेज KP बाय r² होता है और इक्वेटर पे जो वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये फोर्थ फॉर्मूला आपका इक्वेटर पे वोल्टेज की वैल्यू निकालने का है और इसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है। फिफ्थ फॉर्मूला हमने वर्क डन का निकाला था और आपको याद होगा वर्क डन का हमारा जो फॉर्मूला आया था वो आया था PE cos थीटा इनिशियल या θ1 माइनस cos थीटा फाइनल cos θ2। θ1 is the initial position of the dipole and θ1 is the final angular position of the dipole। इसमें हमने पढ़ा था कि 0 से 90 डिग्री तक घुमाने का जो वर्क डन होता है वो PE होता है और 0 से 180 तक घुमाने का जो वर्क डन होता है वो 2PE होता है। 270 पे वापस PE हो जाता है और 360 पे अगर कैलकुलेट करें तो वो वापस 0 हो जाता है। तो ये मैंने आपको डाइपोल का फिफ्थ फॉर्मूला पढ़ा दिया है। इसके बाद में आपको जो सिक्स्थ फॉर्मूला डाइपोल से रिलेटेड अभी रिसेंटली 2 मिनट पहले ही आपको कराया है, वो है डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है -PE cos थीटा 0। और अगर हम इसे डॉट फॉर्म में लिखें तो ये वैल्यू हमारी -PE P डॉट E होगी। और अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो डाइपोल होता है, इस डाइपोल को जब हम 0 डिग्री पे रखते हैं तो इसको आप साथ साथ में नोट कर लीजिए। जब हम डाइपोल को 0 डिग्री पे रखते हैं तो डाइपोल जो होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, -PE पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब डाइपोल को 90 डिग्री पे रखा जाता है तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। और जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखा जाता है, अपोजिट रखा जाता है, तो +PE उसकी वैल्यू आ जाती है और आपका जो डाइपोल होता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो ये यहाँ पे टोटल देयर आर 6 फॉर्मूलाज विच यू हैव टू लर्न। और ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप याद रखेंगे तो आई होप कि आपको डाइपोल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो होगा उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम डाइपोल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कर चुके हैं, फॉर्मूले प्रूव कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में एंटर कर रहे हैं जिसमें हमें कुछ ऐसे फंडामेंटल्स को याद रखना है जो हमारा जो आगे कैपेसिटेंस वाला जो टॉपिक है उसमें वो यूज होगा। तो फर्स्ट फंडामेंटल कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक है वो आपको बताऊंगा, उसको आपको समझना है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड मेटल। तो इसका क्या आंसर होगा? ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इनसाइड मेटल, एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। एक बार मैं वापस क्वेश्चन को या टॉपिक को रिपीट कर देता हूँ। वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द चार्ज्ड मेटल। मेटल की जगह बेटर रहेगा चार्ज्ड मेटल, हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो कोई भी मेटेलिक बॉडी जो होती है जब वो चार्ज हो जाती है
जब वो चार्ज हो जाती है तो जब भी कोई बॉडी चार्ज हो जाती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो हो जाता है। इनसाइड चार्ज मेटल हमें कैलकुलेट करना है। तो कोई भी बॉडी जब चार्ज हो जाती है तो इनसाइड चार्ज मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो होता है, इसे हमें लिखना है। तो देखो आपको क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। एक मेटेलिक प्लेट है, उसके बाद में आप समझाओगे कि भाई मेटेलिक प्लेट जो होती है उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मूव करने के लिए फ्री होते हैं, इधर उधर कहीं पर भी ये जा सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये किसी एक पार्ट के अंदर एक्यूमुलेट होके नहीं रहते हैं, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे हमारे रूम के अंदर एयर होती है, एयर पूरे रूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक तरफ प्रेशर ज्यादा है एक तरफ प्रेशर कम है, एक लेवल पे सेम प्रेशर रहता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन पूरी प्लेट के अंदर सेम रहता है। तो अब अगर आप इस जो ये प्लेट है इस प्लेट को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का मतलब है एक तरफ आप प्लस की प्लेट रखते हो और एक तरफ आप माइनस की प्लेट रखते हो, तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्लस की प्लेट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। और आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेट के बाहर इस तरफ प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ है, ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अब आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्लस की तरफ मूव करेंगे, प्लस की तरफ मूव करेंगे, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस प्लेट की सरफेस पर चले जाएंगे और ये जो सरफेस है ये माइनस हो जाएगी। हर प्लस के सामने एक माइनस आ जाएगा और इसी तरह से हर माइनस के सामने यहाँ पे प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये बात आपको लिखनी है वहां पे कि प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज हो जाते हैं और प्लेट के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। INT इंटरनल मैं लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो अगर हमें पूछा जाए कि बताओ इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। रीजन क्या है कि अगर ये प्लस 10 आई है तो ये माइनस 10 आई होगा, तो टोटल निकालेंगे तो ऐड होगा प्लस 10 और माइनस 10 दोनों ऐड होकर जीरो हो जाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये एक इसका सिंपल सा लॉजिक है। व्हेन अ प्लेट इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेट्स चार्जेस and it induces an electric field whose direction is equal and opposite to the external electric field, therefore the net electric field inside the plate is zero। ये हमें फर्स्ट इस कॉन्सेप्ट का टॉपिक जो है वो पढ़ लिया और ये इसका आंसर है। सेकंड हमें ये पूछा जाता है कि